गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक वीडियो के साथ। ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर की है, कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट है जेंडर इश्यूज की कॉन्सेप्ट्स, यानी कि लिंग संबंधी मुद्दे, महत्वपूर्ण अवधारणाएं। इसे हमें आज पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं, जिसमें शुरुआत है लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। जेंडर क्या है? तो लिंग यानी कि जेंडर तो आपने पढ़ा होगा, आपने ग्रामर व्याकरण में पढ़ा होगा, प्राइमरी बेस पर आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर लिंग जो है वो लीग से हट के नहीं, मतलब आपको लिंग यहाँ पर जो है आपने व्याकरण पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जेंडर जो है अब हम उसे लिंग क्या है उस रूप में हमें यहाँ पर इसे पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो लिंग है यानी कि जेंडर है, जेंडर का अध्ययन का इतिहास जो है बहुत ही नया है। इसकी उत्पत्ति 1960 में हुई है। यदि हम बात करें जेंडर की तो इसका इतिहास तो नया ही है, क्योंकि इसके पहले किसी का भी जो है ध्यान गया नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विशेषकर समाज विज्ञान में, विशेषकर समाज शास्त्र में जेंडर बिल्कुल ही अनुपस्थित ही रहा था। यानी कि समाज शास्त्रियों का भी ध्यान नहीं गया कि हमें जेंडर पर जो है अध्ययन करना है। तो इसका जो है सबसे पहले जो है इसकी उत्पत्ति 1960 में हुई है। आगे हम बात करें कि जब इसकी उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले तो महिला अध्ययन को मान्यता लेनी थी। तो महिला अध्ययन को मान्यता कब मिली है? तो ये 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन में सबसे पहले महिला अध्ययन को मान्यता मिली। अच्छा, महिला अध्ययन को मान्यता अमेरिका और ब्रिटेन में मिली। कब मिली? 1960 और 1970 के दशक में मान्यता मिली। अब जब यहाँ पर महिला अध्ययन को मान्यता मिली तो पुरुषों का ध्यान भी आकर्षित हुआ। हाँ, ये बात सही है, जब महिला अध्ययन को मान्यता मिली तो वहां पर पुरुषों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, पुरुषों ने भी सहयोग किया, लेकिन साथ साथ उन्हें था कि पुरुष अध्ययन को भी मान्यता मिलनी चाहिए, पुरुष अध्ययन की भी शुरुआत होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1980 में पुरुष अध्ययन की शुरुआत हुई। अच्छा, जब 1980 में पुरुष अध्ययन की शुरुआत हुई तो 1990 में पुरुष अध्ययन का एक विशेष क्षेत्र माना जाने लगा कि ये जो है 90 में एक विशेष क्षेत्र है पुरुष अध्ययन का। कि इसके आगे जब विचारकों को पता चला कि महिला अध्ययन के लिए मान्यता मिली है तो उनका ये मानना था कि ये एक नए क्षेत्र का सूत्रपात है, एक नए क्षेत्र की तरफ जो है वो शुरुआत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महिला अध्ययन की शुरुआत हुई और जिसके केंद्र में कौन थे? जिसके मुख्य केंद्र में जो है वो नारी थी। तो इसका मतलब विकास तो निश्चित ही था। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, विषय की, तो जो जेंडर का विषय है ना वो काफी जटिल था। क्यों? क्योंकि जिसके केंद्र में नारीवादी विचारधारा है, इसलिए जो है ये काफी जटिल विषय था। लेकिन इस पर फिर भी इस पर अध्ययन की शुरुआत हुई। आगे हम देखते हैं जेंडर के अर्थ व परिभाषा। तो जेंडर का अर्थ व परिभाषा क्या है? अब हम पहले बात करते हैं जेंडर के अर्थ की। ठीक है, जेंडर का अर्थ क्या है? तो हम जैसा कि हम देख रहे हैं कि जेंडर जो है सबसे पहले जब इसे मान्यता मिली अध्ययन की तो कुछ विचारकों का ध्यान गया कि भाई अगर जेंडर है तो इसका कुछ नाम भी होना चाहिए। तो उन्होंने काफी रिसर्च किया, काफी अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम जेंडर के लिए सामाजिक लिंग, ठीक है, अथवा तो हम सालिंग शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और 1970 में जेंडर शब्द का प्रयोग सामान्य प्रचलन में आया। पर अब विचारकों ने अपना ओपिनियन तो रखा कि भाई सामाजिक लिंग, सालिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जेंडर ही जो है वो सामान्य बोलचाल, सामान्य प्रचलन की भाषा में जेंडर शब्द का ही उपयोग किया जाने लगा और 1970 से ये सामान्य प्रचलन में आ गया और आज भी हम जेंडर के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, सामाजिक या सालिंग के नाम से नहीं जानते। विचारकों ने नाम दिया लेकिन जेंडर ही प्रचलन में आया। इसके बाद हम बात करें कि जेंडर की, तो मुख्य रूप से समाज में 3 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं, जिसमें 2 जो है वो सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला है पुरुष लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुरुष लिंग यानी कि जिसे प्रारंभिक अवस्था में जो है बालक कहते हैं और स्त्रीलिंग यानी कि जिसे प्रारंभिक अवस्था में हम बालिका कहते हैं। तो ये जो है, ये बालक और बालिका, ये जो है जेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके बाद बात करें व्याकरण की भाषा में, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, अगर हम उस बेस पर अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है हम जेंडर को व्याकरण में इस तरह परिभाषित करते हैं कि जिससे किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं।
जैसा कि लड़का है, लड़की है, राजा है, रानी है, तो अब जिस किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो लिंग निर्धारण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुरुष यानी कि ये बालक है और यहाँ पर महिला यानी कि ये बालिका है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है गुणसूत्र। गुणसूत्र ही ये निर्धारण करते हैं, ये भूमिका तय करते हैं कि जो जेंडर है बालक या बालिका है। तो यहाँ पर पुरुष यानी कि जब पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र मिलता है तब यहाँ पर बालक का जन्म होता है। और जब पुरुष का वाई और महिला का जब पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिलता है तो यहाँ पर बालिका का जन्म होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई बराबर यहाँ पर बालक। ठीक है, यहाँ पर किसका जन्म होता है, यहाँ पर बालक का जन्म होता है। और आगे हम देखते हैं कि बालिका यानी कि जब x और x मिलता है तो यहाँ पर बालिका का जन्म होता है, यानी कि बालिका की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है वो जेंडर का निर्धारण होता है कि बालक और बालिका का जो जेंडर है वो किस प्रकार निर्धारित होगा, जिसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो गुणसूत्रों की है। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। अब हम इसके आगे की वीडियो में डेफिनेशन, परिभाषा देखेंगे और भी कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।